हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। और इसी तैयारी में दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास है आपका टेस्ट नंबर यहाँ पर 44 हम लेकर के आ गए हैं। जो आपका यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगभग 100 से 150 सवाल यहाँ पर देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका पूरा रिवीजन हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, और अभी जो ऑफर है इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। हमारे क्लास में आप जुड़ सकते हैं जहां आपको डेली लाइव क्लास, इसके साथ साथ पीछे जो क्लास छूट गई है वो भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलते रहेगी। तो अभी 50% ऑफ चल रहा है जिसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ। मात्र 251 आप पे करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मात्र 251, इससे कम दोस्तों नहीं हो सकता है। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, है ना। और ये 3 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 44। जी हाँ, बहुत सारा टेस्ट हम लोग देख लिए हैं। 44वां टेस्ट आज देखेंगे। और डेली रात में 9 बजे से आपकी चलती है क्लास। एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज चल रहा है, ठीक है। जहां आपको 6 to 10 तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपके क्लास 9 10 बच्चे के लिए आपका हो रहा है। और अदर बच्चे के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सामान्य अध्ययन का पढ़ना चाहते हैं तो वो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन रूप से वो 9 10 वाला है आपका, रात में 9 बजे वाला। और जो अभी जो क्लास होने जा रही है आपके 1 to 5 के लिए आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें आप लोग साइंस है, साइंस के अलावे जो आपका सामान्य अध्ययन है उससे संबंधित सवाल होगा आपका, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करें आज की क्लास। ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा 7857824310। और अभी जो ऑफर चल रहा है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 499 पहले चार्ज था आपका 500, जिसमें दोस्तों 50% ऑफ है। तो आप फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करके आपको इस नंबर पे पे करना होगा, है ना। इसी नंबर पे पे करना होगा और स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर आपको भेजना होगा, जहां मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आपको पर्सनली सभी पीडीएफ पीछे वाला आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, है ना। दोनों का एक ही चार्ज है, अलग से चार्ज नहीं लगेगा। 1 to 5 हो, 9 10 हो, दोनों का एक ही में आपका काम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकतर बच्चे दोनों ही है लगभग, है ना। चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं और सभी लोग आ जाइए फटाफट, वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। आज का पहला सवाल है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। देखिए मवेशी जो होते हैं ना, जो उनके गाय बैल भैंस जो होते हैं दोस्तों, उसके मुख में और पैर में रोग हो जाता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये जो मेन रूप से होता है वो वायरस के वजह से होता है ना। वायरस के वजह से यानी कि विषाणु के कारण दोस्तों ये आपका रोग हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, है ना। और देखिए मुंह और खुर का जो पैर होता है उसका, है ना, खुर यानी कि पैर को खुर कहते हैं, तो वो खुर में उसका प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारे जो बीमारी होते हैं बैलों में, गायों में देखने को मिलता है दोस्तों, ये विषाणु के कारण होता है आपका, ठीक है। विषाणु के वजह से रेबीज भी फैलता है, प्लेग भी फैलता है, एड्स भी फैलता है। तो ये सारे वायरस की वजह से फैलते हैं आपके, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जीवाणु की वजह से कौन कौन सी बीमारी है दोस्तों, तो जीवाणु से भी बहुत सारा बीमारी है। फटाफट कमेंट करके बताइए। चलते हैं, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर दूसरा। बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति का, अगर आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आप क्या करिएगा, किसी का भी वाट लगा सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आप किसी का भी वाट लगा सकते हैं। तो यानी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसको डब्ल्यू से इसको सूचित करते हैं, याद रखिएगा आपका, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए विद्युत धारा का क्या होता है, फटाफट बताइएगा। विभवांतर का आपका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर होता है वोल्ट आपका। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। ये सारे आपको याद रखिएगा। एक आगो मात्रक जरूर पूछेगा, है ना। एक मात्रक आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। तो मैं डेली रिवीजन लगभग करवा देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगला सवाल है देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि खाली स्थान में भरना है आपको कि संख्या, खाली स्थान में क्या आएगा कि संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। दोस्तों कौन सी संख्या जो है वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है।
तो परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या के अंतर के जो बराबर होता है दोस्तों, वो होता है आपका न्यूट्रॉन, है ना। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु के क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहता है वो क्या लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। ये बार बार आपको सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है शक्ति, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों शक्ति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, है ना, ध्यान रखना है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइएगा, कार्य, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन मीटर होता है आपका, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और धारा प्रवाह धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना, धारा का एम्पियर होता है। ये सारे आपको एसआई मात्रक याद होने चाहिए, एक जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है ना, विभवांतर का वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किस वजह से पहुंचता है ना। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, तो पेड़ पौधे जो मिट्टी होते हैं, तो मिट्टी के जड़ों से दोस्तों पानी कैसे पहुंचता है, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा, है ना। तो जड़ों के रेशों, है ना, देशों नहीं, यहाँ पर रेशों कर लीजिएगा। तो जड़ों के रेशों में जो पानी पहुंचता है, वो पहुंचने का जो कारण होता है वो परासरण की वजह से, है ना, परासरण के कारण, है ना, परासरण, ठीक है। परासरण के कारण रेशों से पानी, जड़ों से रेशों में पानी विसरण मतलब परासरण के द्वारा ऊपर चढ़ता है दोस्तों, ठीक है, प्रवेश करता है आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। और जाइलम से क्या होता है, तो जाइलम दोस्तों ये पानी और खनिजों का परिवहन करता है ना। और फ्लोएम दोस्तों खाद्य सामग्री का परिवहन करता है। ये जाइलम और फ्लोएम और परासरण, ये तीनों आपको बार बार पूछा जाता है। तो परासरण से होता है मिट्टी से जड़ों से पानी के लिए परासरण हो जाएगा, और पानी और खनिज के लिए जाइलम हो जाएगा, और फ्लोएम खाद्य सामग्री हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 6 नंबर की विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, देखिए बताइए। विटामिन सी, तो देखिए विटामिन सी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सिर्फ आंवला में पाया जाता है, आपका नींबू में पाया जाता है, नहीं। विटामिन सी जो है ना, ये अमरूद में भी होता है विटामिन सी, कम मात्रा में होता है, सेव में भी होता है, पालक में भी होता है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आपका, ठीक है। ए नंबर में हम दे दिए हैं उपयुक्त सभी, तो आप घबराना नहीं है ना, उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है जी, है ना, ध्यान रखना है आपका दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन एक फलीदार पौधा है। देखिए फलीदार पौधा बार बार पूछा गया है, तो वो पौधा है आपका मटर, ठीक है। मटर कौन सा पौधा है दोस्तों, ये फलीदार पौधा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। और मक्का जो होता है दोस्तों, ये किस पौधा के अंतर्गत आता है, तो मक्का होता है दोस्तों कैरियोप्सिस, है ना। मक्का जो किस प्रकार का पौधा है, तो कैरियोप्सिस प्रकार का है। टमाटर किस प्रकार का पौधा है दोस्तों, तो टमाटर जो है पौधा, ये है आपका बेरी प्रकार का पौधा, ठीक है, टमाटर है बेरी। और काजू किस प्रकार का है, तो काजू हो जाएगा नट, है ना, काजू हो जाएगा नट प्रकार का है, ठीक है। कटहल किस प्रकार का है, तो सोरोसिस प्रकार का है। और भिंडी जो है वो कैप्सूल प्रकार का है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8 नंबर। कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, बताइए, है ना। वह न्यूनतम ताप क्या है, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रज्वलन ताप, है ना। यानी कि वह न्यूनतम ताप क्या है, तो प्रज्वलन ताप है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी, देखिए संक्रामक बीमारी मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है बीमारी, तो ये प्लेग हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। प्लेग जो है दोस्तों ये संक्रामक बीमारी है। और प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग आपका चूहों से, गिलहरी से फैलता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। बताइए दोस्तों कि पश्च पीयूष ग्रंथि का स्रावित करती है, बताइए पश्च पीयूष ग्रंथि
किस चीज का स्रावित करती है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा आपका, पश्च पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो गया आपका? 10 का आंसर नंबर आपका डी होगा। 3 बजे से देखिए आपकी डेली क्लास शुरू हो जाती है, तो 3 बजे दोस्तों आपको बिल्कुल हाजिर हो जाना है ना, 3 बजे से और रात में 9 बजे से। ठीक है, रात में 9 बजे से और दिन में 3 बजे से। अभी जो ऑफर है वो 50% ऑफ चल रहा है आप सभी के कोर्स में, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं फटाफट, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैस संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? क्या होगा? तो संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैस संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती है ना, इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी हार्ड है तो ये आप ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं दोस्तों। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, ये किसमें मौजूद होते हैं? क्या होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं ना, तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? और ये सवाल कई बार पूछा गया है। आपको पता होगा कि कैंसर के इलाज में दोस्तों कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं आपको कैंसर के प्रयोग में, आपका कैंसर के इलाज में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? बताइए, आमतौर पर स्पंज किसको कहा जाता है? क्या होगा? तो स्पंज जो कहा जाता है वो पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा समूह के जो सदस्य होते हैं, है ना, पोरीफेरा समूह के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इसको स्पंज कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्पंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए वीडियो को दोस्तों सभी लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग लाइव में हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि वो धातु कौन सा जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो दोस्तों है आपका सोडियम। जी हाँ, वो आपका तांबा और सोना नहीं है कि सोना को काटने मत लगिएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी में रखा जाता है ना। क्यों? अगर मिट्टी का तेल में अगर इसको नहीं रखिएगा, मिट्टी में नहीं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर मिट्टी के तेल में इसको नहीं रखिएगा, अगर बाहर रख दीजिएगा ना खुला में, तो ये जलने लगेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। जादूगर लोग इसका प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ध्यान रखिएगा, यह विद्युत का सुचालक होता है ना, ये भी याद रखिएगा। सोडियम जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? देखिए, नकारात्मक त्वरण जो होता है ये वेग के दिशा के विपरीत होती है। किसके? तो वेग हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना अपना कमेंट फटाफट करते चलिए, इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, मैं फटाफट आंसर क्लियर करते चल रहा हूं, और जिस पे जहां भी जो भी सवाल बनता है एक्स्ट्रा मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो नकारात्मक त्वरण दोस्तों किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका वेग, याद रखिएगा। और इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, है ना, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अगला है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है दोस्तों? सेप्रोट्रोफ कौन सा है? सेप्रोट्रोफ जो कहा जाता है वो कुकुरमुत्ता को कहा जाता है। अब देखिए, कुकुरमुत्ता कहा जाता है किसको दोस्तों? बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे। कुकुरमुत्ता जो है एक सेप्रोट्रोफ आपका होता है ना, और इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। कुकुरमुत्ता दोस्तों इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। जो आपका आप खाते होंगे अथी, क्या उसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मैं ध्यान से निकल गया है ना, कभी आएगा दिमाग में तो मैं बता दूंगा। ठीक है,
उसको क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता, ये होता है ना खाने वाला चीज़ जो जिसको इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है आपका, है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। अगर दिमाग में अगर मैं बता दूंगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल हाँ, सवाल नंबर है दोस्तों अगला 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। बताइए, कह रहा है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। ध्वनि का जो पिच है, पिच मतलब होता है तारत्व यानी कि तीक्ष्णता, है ना, तो ये जो तीक्ष्णता निर्भर करता है दोस्तों किस पर, तो ये निर्भर करता है दोस्तों किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है ना, किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब जैसे कि जो बच्चे होते हैं या फिर महिलाएं होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होता है, थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, यानी कि थोड़ा सा, तो वो पिच के वजह से होता है ना, आवृत्ति के वजह से वैसा होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बताइए, काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपके पास अगर ऊर्जा रहेगा तब तो आप काम करिएगा, तो काम करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए, अभी देखिए हमारे ध्यान में आया, कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम होता है भाई साहब, है ना, कुकुरमुत्ता मतलब देखिए उस समय ध्यान में नहीं आ रहा था। कुकुरमुत्ता का मतलब होता है मशरूम, और मशरूम का सब्जी तो बहुत अच्छा लगता है, आप खाए होंगे। और उसमें मशरूम में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कुकुरमुत्ता मतलब क्या होता है, मशरूम होता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता हिंदी होता है, मशरूम अंग्रेजी वर्ड है ना, वही ध्यान में मेरे को नहीं आ रहा था। बताइए, तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका, ठीक है। चलिए, और दाब का मात्रक क्या होता है। बताइए, तो दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, है ना। दाब का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, मात्रक जरूर पूछेगा, एक या दो, है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। बताइए दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है ना। मैं बिना ऑप्शन के बता देता हूं आपको, ये जो बनी होती है काइटिन की, काइटिन देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना। तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। बताइए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी, है ना, इसी को कहा जाता है, इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। देखिए, उद्योगों में प्रयुक्त जो शक्ति है इसकी इकाई होती है हॉर्स पावर, है ना। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, है ना, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। और उद्योग में इसी का प्रयोग होता है आपका, ठीक है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 22 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, जवाब देते चलना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। अगला है कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है। देखिए, 0 डिग्री टेम्परेचर पे दोस्तों ध्वनि का जो गति होती है वो होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, है ना। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है ध्वनि की वेग। और हम चलते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला सवाल है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि ओडोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर देखिए हर एक गाड़ी में लगा रहता है, तो ओडोमीटर का काम क्या होता है दोस्तों, ये आपका सवाल है। ओडोमीटर का काम होता है दोस्तों दूरी को मापना, है ना, दूरी को मापना ओडोमीटर, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है, दूरी, है ना, गाड़ी में दूरी मापने की इकाई मतलब दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से, हर एक गाड़ी में लगा रहता है आपका। रेन गेज से क्या मापते हैं, बताइए, तो रेन गेज, है ना, कई बार पूछा गया सवाल है कि रेन गेज से क्या मापा जाता है। तो रेन गेज है दोस्तों वर्षा मापी, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा मापी यंत्र कौन सा है, तो वो है आपका रेन गेज, ठीक है।
चलिए, और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो मापा जाता है वो अल्टीमीटर से, है ना। एनीमोमीटर से क्या होता है, वायु की गति होता है, और एटमोमीटर से क्या होता है, वाष्पीकरण मापी जाती है आपका। अब बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब। ये सारे आपके जो उपकरण है ये हमेशा पूछा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब याद रखिएगा। रेन गेज से वर्षा मापी हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 24 नंबर। कह रहा है कि एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। बताइए एक व्यापक पद कौन सा है जो शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया उसमें शामिल होता है। उसको कहते हैं चयापचय। क्या कहते हैं उसको, चयापचय कहा जाता है। ठीक है जी, चयापचय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चयापचय दोस्तों एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें शामिल होती है। अगला है आपका 25 नंबर कि निम्न में से 25 सवाल है कि निम्न में से क्या पदार्थ एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से क्या पदार्थ एक उदाहरण नहीं है ना। कौन सा पदार्थ एक उदाहरण नहीं है ये बताना है आपको, है ना। तो ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन आपका है बादल, गुरुत्व, या आग, या फिर बारिश की बूंदे। तो क्या होगा दोस्तों, गुरुत्व जो है ना ये पदार्थ का उदाहरण नहीं है, है ना। यानी कि जो गुरुत्व है ये पदार्थ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही। ठीक है, गुरुत्व जो है ये पदार्थ का उदाहरण में नहीं आता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 26 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि अस्टीरियोप्सिस, है ना, अस्टीरियोप्सिस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है। देखिए स्टीरियोप्सिस जो होता है ये आंख से जुड़ी हुई विशेषता है आपका। ठीक है, ऑस्टियोप्सिस जो होता है दोस्तों ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये आंख से जुड़ी हुई है। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आपका। ठीक है, और ट्रैकोमा, है ना, ट्रैकोमा जो होता है रोग ये भी किससे है दोस्तों, तो ट्रैकोमा भी दोस्तों आंख से ही आपका जुड़ा हुआ है ना। ट्रैकोमा भी आपका आंख से ही आपका जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइनोस्कोप किससे जुड़ा हुआ है, तो नाक की जांच के लिए, है ना। राइनोस्कोप नाक की जांच के लिए उपकरण है, और ओटोस्कोप दोस्तों कानों की जांच के लिए, है ना। और अस्टीरियोप्सिस दोस्तों आंख से जुड़ी एक विशेषता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। बताइए डेंगू मच्छर के वाहक के रूप में कार्य करती है, तो वो हो जाएगा आपका एडिज मच्छर, है ना। एडिज मच्छर जो है, एडिज मादा मच्छर दोस्तों ये डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर। ठीक है, डेंगू बुखार जब लगता है तो क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, गिर जाती है ना, काफ़ी कम हो जाता है, डायरेक्ट कम हो जाता है ना, बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसीलिए प्लेटलेट्स की संख्या को बनाए रखना चाहिए डेंगू बुखार लगता है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर है 28 नंबर कि छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि जो अभी जो बारिश हो रही है ना, 2-3 दिन से लगातार पटना में भी बारिश हो रही है, तो ये जो बारिश हो रही है दोस्तों, तो छत पे तो बहुत ज्यादा बारिश जमा होती है ना। और इस पानी को दोस्तों जमा करने के लिए, है ना, वही क्वेश्चन है कि छतों पर वर्षा जल संचयन को, है ना, वर्षा जल के क्या करना है, संचयन करना है, एकत्रित करना है। तो ये अनिवार्य बनाने वाला जो एकमात्र राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। ये हर एक राज्य में अगर कर दिया जाए है ना, अगर ये रूल हर एक राज्य में लगा दिया जाए तो इससे दोस्तों जो भौम जल स्तर है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो हर एक राज्य को इस पर मतलब अमल करना चाहिए कि जो भी अब शहर में घर बनेगा, गांव में घर बनेगा, वो इस प्रकार की होनी जरूरी है। तब अगर भौम जो जल स्तर है उसमें बहुत सुधार आएगा दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि बारिश हुआ, सारा पानी नीचे रोड पर आ गया, और फिर वो क्या हो गया, नाली के माध्यम से बह के चला गया नदी में, और नदी से चल गया आपका समुद्र में, है ना। आप उसको स्टोर करिए ना, उसको स्टोर करना सीखिए। जब तक स्टोर नहीं करिएगा तब तक ये जल की समस्या आपकी बनी रहेगी। प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी बीज का बीजावरण बनाता है। किसी बीज का बीजावरण जो बनाता है दोस्तों उसको कहते हैं क्या, तो अध्यावरण कहा जाता है ना। अध्यावरण यानी कि इंटीग्यूमेंट जो है यानी कि अध्यावरण जो है किसी बीज का बीजावरण बनाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन से नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका ग्रीन हाउस गैस है ना।
और मेथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है और जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, है ना, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसी को तो कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों आपका वनस्पति विज्ञान, है ना, इसी को तो वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है जी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, बताइए जल्दी से कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो इनको कहते हैं थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस, है ना, नोट कर लेना है। थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु विज्ञान, है ना, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु महोदय। ठीक है, अरस्तु जो है ये जंतु विज्ञान के जनक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 32 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है ना, वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा नहीं है? तो स्मॉग तो वायु प्रदूषण है, अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण है दोस्तों, और आपका एस्बेस्टोसिस भी वायु प्रदूषण है। एस्ट्रोफिकेशन, है ना, एस्ट्रोफिकेशन जो है ये एक वायु प्रदूषण नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर एस्ट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं, यूट्रोफिकेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33 नंबर। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, ना, बहुत सारे लोगों का हृदय का जो धड़कने का जो दर है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसी का बढ़ जाता है, तो उसे बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहा जाता है? तो बढ़ी हुई हृदय दर को कहा जाता है दोस्तों टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं इसको? टेकीकार्डिया कहते हैं, यानी कि हार्ट बीट क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसको कहते हैं टेकीकार्डिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे होता है लगभग 1 मिनट में 72 बार आपका धड़कता है, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर कितना होता है, बताइए। ग्लूकोज का स्तर कितना होता है दोस्तों रुधिर में, यानी कि ब्लड में हमारा, तो ग्लूकोज का स्तर कितना होता है फटाफट बताइएगा। ये होता है दोस्तों 80 से लेकर के 100 mg प्रति रुधिर, है ना, ये 80 से लेकर के 100 mg प्रति 100 ml, हाँ अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, प्रति 100 ml होता है आपका। ठीक है, प्रति 100 ml रुधिर होता है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 80। देखिए 800 लिखा गया यहाँ पर, 80 से लेकर 100। जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें हम सुधार कर देंगे, है ना, इसमें एडिट हम कर देंगे। इसका जो होता है ग्लूकोज का स्तर वो 80 से लेकर के 100 तक होता है आपका। ठीक है, 80 से लेकर के 100 mg, है ना, 100 mg प्रति 100 ml रुधिर आपका। ठीक है, यानी कि ब्लड। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में होता है प्रयोग, है ना, तो बियर बनाने में किसका प्रयोग होता है जी? राइजोपस या फिर एल्ब्यूगो या फिर न्यूरोस्पोरा या फिर ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट, है ना, बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 36 नंबर। 36 कह रहा है कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है, बताइए। कवकनाशी प्रतिजैविक रसायन है जो क्रमशः दोस्तों रोगजनक कवकों एवं जीवाणुओं में पाया जाता है ना, जो क्रमशः किसमें पाया जाएगा? रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक जो रसायन होते हैं, है ना, तो कवकनाशी मारेंगे रोगजनक कवक को, और प्रतिजैविक जो है ये जीवाणुओं को मारते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। झूम खेती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है झूम खेती, और झूम खेती आपको कई बार बताया गया है। इसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न कृषि, है ना, स्लैश एंड बर्न, यानी कि काटो और जलाओ, है ना, BURN होगा आपका, है ना, स्लैश SH स्लैश एंड बर्न कृषि इसको कहते हैं, यानी कि काटो कर्तन एवं दहन कृषि इसको कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, कर्तन एवं दहन कृषि इसको कहा जाता है। इसको देखिए बहुत सारे नाम से जाना जाता है इस कृषि को, है ना। इस कृषि को श्रीलंका में क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के कृषि को दोस्तों श्रीलंका में चेना कहा जाता है। ठीक है, और वर्मा में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मा में इसको टंगिया कहते हैं, है ना, वर्मा में इस कृषि को टंगिया कहते हैं। फिलीपींस में कैगिन कहते हैं, जावा में होमा कहते हैं, थाईलैंड में तमराई कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं।
बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको मेघालय में झूम की कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। अब बताइए कि कौन सा सांप है भारत में मिलता है जो जहरीला नहीं है। तो दोबुइया तो आपका जहरीला होता है दोस्तों, और अफाई भी जहरीला होता है। भारतीय सैल अजगर, जी हाँ, तो जो चट्टानों के ऊपर अजगर जो पाए जाते हैं ये दोस्तों जहरीले तो नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन इतने होते हैं कि अगर इसके करीब आप जाइएगा तो ये दोस्तों आपको निगल भी जाएगा, है ना, आपको निगल जाएगा, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है। ठीक है, ये काटता नहीं है, सीधे निगल जाएगा आपको, है ना, खड़े निगल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध गिराते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं, कभी कभी आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि दूध पी रहे हैं और गिलास गिर गया कपड़ा पर, है ना, या फिर आपको बेडशीट पर गिर गया या किसी और कपड़े पर गिर गया, तो क्या होता है कि ऊपर मलाई छन जाता है और नीचे दूध आपका चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों निस्यंदन की क्रिया, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको निस्यंदन की क्रिया कहा जाता है, यानी कि फिल्टर होना, है ना। फिल्टर पेपर की तरह ये हो जाता है कि ऊपर पूरा मलाई छन गया और नीचे उसका दूध चला गया, है ना। इसको निस्यंदन क्रिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, 50% का अभी ऑफर चल रहा है। अगला प्रश्न है कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। बताइए, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो पुनः चक्रण के पश्चात इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज आप यूज कर रहे हैं ना, जैसे बोतल यूज कर रहे हैं या फिर कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको घर में खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, या टूट फूट जाता है तो बेच देते हैं। ठीक है, और उसका फिर से पुनः चक्रण हो जाता है, फिर से उसको कारखाने में ले जा करके फिर से उसको बना करके फिर से आपके घर में आ जाता है वो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पुनः चक्र। तो पुनः चक्रण किस चीज का होगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा लोहे की कील, है ना, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, देखिए इसका मुख्यालय है नागपुर में, और नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नागपुर में। इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1 मार्च 1948 को, आपका 1 मार्च 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन के आधार पर होता है ना, 1 मार्च 1948 को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला सवाल है आपका 42 नंबर। 42 नंबर है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पूछ रहा है, तो भारत में पहला जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था दोस्तों ये हुआ था कहाँ, मुंबई, सूरत, गोवा, कोलकाता। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूरत में, है ना। कहाँ हुआ था स्थापना, तो सूरत में इसकी स्थापना होती है। और कब होती है, तो 1608 ईस्वी में होती है आपका। ठीक है, 1608 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर, है ना। 43 कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है। बताइए दोस्तों, देखिए राउरकेला जो ये इस्पात संयंत्र है ये है कहाँ, तो ये पड़ता है आपको उड़ीसा में, है ना। कहाँ है जी, राउरकेला है आपका उड़ीसा में। और दोस्तों राउरकेला जो संयंत्र है ये जो इसको लौह इस्पात कहाँ से मिलता है ना, ये जो कारखाना है इसको लोहा इस्पात कहाँ से आखिर मिलता है, तो इसको लोहा इस्पात मिलता है दोस्तों आपको क्योंझर से। कहाँ से मिलता है जी, क्योंझर से आपका इसको लोहा इस्पात मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको पूछा जाता है बार बार। और ये राउरकेला जो बनाया गया था दोस्तों ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, है ना। किसकी सहायता से, ये जर्मनी की सहायता से आपका बनता है। और ये कब बना था, तो 1959 ईस्वी में, है ना। 1959 ईस्वी में ये कार्य कर रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 44 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन के अनुसार बताना है ना। ऑप्शन के अनुसार क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका महादेश, है ना।
अफ्रीका महादेश अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो दूसरे नंबर पर आता है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा 1 नंबर पर आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम यहाँ ए नंबर, ठीक है। हमारे महादेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो महादेशों की संख्या है आपकी टोटल 7, जिसमें जो सबसे बड़ा महादेश है आपको पता होगा कि एशिया महादेश है ना। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश है। दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवां पर अंटार्कटिका और छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सातों महादेश आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला सवाल है आपका 45 नंबर, कह रहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। देखिए सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, है ना। टोटल कितने गुरु हुए सिख धर्म में, 10 गुरु। और इसके पहले जो थे वो थे आपके गुरु नानक देव, है ना। गुरु नानक देव ये आपके पहले गुरु थे। गुरु नानक देव पूछा जाता है ये किसके समकालीन थे, तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, है ना। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। मुगल वंश के समय दोस्तों आपका ये आपका सिख धर्म की स्थापना होती है, और ये बाबर और हुमायूं के मतलब उसी समय थे आपका, ठीक है। गुरु नानक देव ने ही दोस्तों आपके सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था किए थे, है ना। जो आज लंगर आप भी खाए होंगे, है ना। आप जाइएगा गुरुद्वारा तो वहां पर लंगर लगता है और फ्री में आपको खाना मिलेगा, सारा चीज आपको सुविधा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपको प्रत्येक कब मनाया जाता है, ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि 5 जून को मनाते हैं ना। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है, और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस है। देखिए 16 सितंबर पर्यावरण से संबंधित आपका एक है 16 सितंबर, है ना। तो 16 सितंबर किससे संबंधित है दोस्तों, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, है ना। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को याद रखिएगा, है ना। और 8 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों, 8 जून को मनाया जाता है आपको विश्व महासागर दिवस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है कि अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समकक्ष है। देखिए मुख्यमंत्री की बात कर रहा है कि राज्य में, है ना। तो मुख्यमंत्री राज्य में अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो ये केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बराबर होते हैं वरीयता क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। और ये 7वें पोजीशन पर आते हैं आपके, है ना, 7वें नंबर पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1928 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना किए थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। और ये इसकी स्थापना करने में जो सबसे अहम जो योगदान था, है ना, वो था आपका भगत सिंह का, ठीक है। अहम योगदान किसका था, तो भगत सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, हाथ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में 1928 में इसकी स्थापना होती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर है 49 नंबर, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का आपको बताना है ना। शीर्ष जनसंख्या घनत्व, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा है बिहार वाला, है ना, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है केरल, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका निकल गया सही दोस्तों, है ना। ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में। कितना है दोस्तों, बिहार में है जनसंख्या घनत्व जो है आपका 1106 है आपका, ठीक है, आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल में जो है वो आपका 1028 है ना, 1028 है पश्चिम बंगाल का। और आपका केरल का है 860 है, और आपका उत्तर प्रदेश का है 828 है, ठीक है। तो ये जनसंख्या घनत्व आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है आपका 50 नंबर कि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शिवाजी और राजा जय सिंह वाला पुरंदर की संधि। ये सवाल कई बार आया है, मैं कई बार बताया हूँ कि ये जो संधि होती है 1665 ईस्वी में होती है दोस्तों, है ना। कब होती है, 1665 में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पुरंदर की संधि के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार पूछा गया यह किसके बीच हुआ था, तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में, है ना। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है, 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये रायगढ़ में हुआ था आपका, ठीक है, रायगढ़ में हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक करवाया था वो कौन करवाया था, तो गंगा भट्ट, है ना, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था,
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पंडित गंगा भट्ट के द्वारा दोस्तों इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, शिवाजी का। तो ये था आपका 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका आपको आंसर अभी दे दिया जाएगा और इसमें जो भी एक दो लगता है ऊपर एडिट करना था उसको मैं कर दूंगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मांग था कि सर कुछ ऑफर किया जाए, कम किया जाए, तो मैंने 50% कर दिया है। मात्र 251 में आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। मात्र 251 में हमारा जो चार्ज था वो 500 था, है ना, तो आपका 251 मात्र कर दिया गया है, 50% ऑफ। यही नंबर है जिस पर आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है इसी नंबर पर। ठीक है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। जिनको जुड़ना है वो फटाफट जुड़ जाइएगा और ये एक दो दिन तक अभी रहेगा ऑफर और उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहें और रात में भी क्लास होगी आपकी। आज है आपका क्लास 10 समाप्त हो जाएगा लास्ट में। एनसीईआरटी जो हिस्ट्री चल रहा है उसका आज लास्ट क्लास होगा आपका और उसके बाद आपका पॉलिटी की क्लास फिर शुरू होगी आपकी। ठीक है जी, चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।